नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, अपन इस वीडियो में बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में, और आने वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित पूछे जा सकते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। और इस वीडियो में अपन 125 प्लस क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा अपन फास्टली चलेंगे। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद में आपको आंसर बताऊंगा। तो मैं जब क्वेश्चन पढ़ूँ उसी समय आपको इमेजिन कर लेना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक कथन दे रखा है और नीचे कारण दे रखा है। देखिए, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख यानी कि संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल ये कथन आपको सही दे रखा है। इसके पीछे कारण ये दे रखा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। देखिए, हर एक व्यक्ति की शक्तियों की सीमा होती है। उसी तरीके से भारत का संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है बशर्ते, लेकिन उसकी भी कोई न कोई सीमा जरूर होती है। तो ये कारण आपको गलत दे रखा है, इसलिए कथन तो सही है और कारण आपको गलत दे रखा है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछता है। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से लैंग्वेज को बदलकर पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन जितने भी लैंग्वेज बदल बदल के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी की अपन इस वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो या तो सीधे या फिर अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। अब देखिए, अपन बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं और इनका जो निर्वाचन होता है वो कौन सी पद्धति के माध्यम से होता है, उन सभी क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है और फिर आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। देखिए, कथन आपको दे रखा है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल चुना जाता है। और इसके पीछे कारण आपको ये दे रखा है कि एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो कि संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर आपको राउंड किया है इसको आप ध्यान में रखना। एग्जाम में बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्वाचित सदस्य का नाम नहीं देकर आपको पूछा जाता है और वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है और उसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, इसके अलावा दिल्ली और जो पुदुचेरी की विधानसभाएं वहां पर भी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो लेकिन जितना आपको दे रखा है वो आपको सही दे रखा है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। फिर देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया था निर्वाचित सदस्य आएगा तभी आंसर सही होगा, ठीक है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते, ठीक है, दोनों सदनों के नहीं होते, यानी कि विधानसभा के होते हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। यानी कि दूसरा जो कथन है वो आपको इसमें गलत दे रखा है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सभी राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा कथन है वो आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में सही दे रखा है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वो कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पुदुचेरी हैं, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, इसलिए ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो आपका इसमें गलत है। और कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है वही आपको बताना था, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? निर्वाचक गण के सदस्य कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, देखिए सभी सदस्य नहीं होते, केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल ये नहीं होते, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन वो आपको सही दे रखा है। दूसरा और तीसरा केवल ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, कौन से होते हैं वो आपको बताना है। देखिए, इसके अंतर्गत लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, लोकसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल होते हैं। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि
अपन ने बात की थी निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो चुने हुए सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के भी चुने हुए सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। यानी कि 1, 2 और 3 ऑप्शन आपको जो सी दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा और लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसी क्वेश्चन की भाषा बदल के एग्जाम में पूछी गई है, और मैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो भी इस क्वेश्चन के बारे में अलग अलग लैंग्वेज को चेंज करके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में अगर फिर से पूछा जाए तो वो गलत नहीं हो। देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, वो आपको बताना है। तो देखिए, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव है वो स्थगित किया जा सकता है, ये यहाँ पर गलत दे रखा है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने की स्थिति में स्थगित नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दे रखा था, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसके अलावा और देखिए, पद ग्रहण राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, बिल्कुल। पद त्याग करने से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव है वो हो जाता है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, आपको 5 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद के ऊपर बना रहता है। तो ये कथन भी आपको राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में सही दे रखा है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। भारत का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है। तो देखिए, ये तो छोटी क्लासों का क्वेश्चन है, लेकिन सीटेट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार करना है और बाद में बताना है कि कौन सा कथन आपको यहाँ पर सही दे रखा है, ये बताना है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में आपको 3 कथन दिए गए हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत नहीं किया जाता, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए देखिए, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन बराबर सभी निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों के मतों का कुल मान बट्टा निर्वाचित संसद जो सदस्य होते हैं उनकी कुल संख्या। तो ये कथन जो है वो बिल्कुल आपको सही दे रखा है, यानी कि केवल 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, ये भी आपको यहाँ पर गलत दे रखा है। केवल 2 ऑप्शन जो आपका सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए, 2 कथन दे रखे हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। देखिए, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य जो है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, बिल्कुल होता है। ये कथन भी आपको सही दे रखा है, यानी कि दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। कब नहीं होता ये आपको बताना है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य की जो विधानसभा होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। लेकिन यहाँ पर आपको उच्च सदन का सदस्य दे रखा है, यानी अगर आपको विधान परिषद का सदस्य होगा तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वैसे ही शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपको सी दे रखा है वो गलत है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य का मुख्यमंत्री है वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब वो विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा तब वो पात्र नहीं होगा। अगर वो निम्न सदन का सदस्य होगा, यानी कि विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होगा, तब वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा गलत है वो पूछा था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त जो भागफल है उसकी 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान जो स्थिति है वो 1997 में, यानी 1997 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तब की बात है। यानी कि 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना के द्वारा ये जनसंख्या है वो की गई है, ये आपको बताना है। तो देखिए, 1971 की जो जनसंख्या है उसी को आधार मानकर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में ये कथन है वो आपको दे रखा था। तो 1971 की जनगणना क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, कौन सा कथन वो राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए आवश्यक नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, देश का नागरिक है वो बिल्कुल होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता भी राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए होनी चाहिए, लेकिन पढ़ा लिखा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा हो राष्ट्रपति ये कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि राजस्थान के अंतर्गत भी पंचायती राज व्यवस्था
लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है जिसमें ग्राम पंचायत के अंतर्गत भी 10th क्लास है वो मिनिमम पास होना जरूरी है। लेकिन आज भी भारत का अगर राष्ट्रपति बिना पढ़ा लिखा हुआ है तो भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। इस तरीके की व्यवस्था है अपने संविधान के अंतर्गत। तो आपको ऑप्शन जो सेकंड दे रखा है ये राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 कथन आपको दे रखे हैं भारत के राष्ट्रपति के विषय में। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। देखिए, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, ये कथन सही दे रखा है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको केवल 2 सही है। ऑप्शन जो आपका सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन निर्वाचित होने के तुरंत बाद में उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, तभी वो सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति के पद के ऊपर निर्वाचित हो सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं कौन सा संविधान का अनुच्छेद है वो निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 ये व्यवस्था करता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद के ऊपर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद के ऊपर रहता है। तो जिस दिन से वो अपने पद को ग्रहण करता है उस तिथि से वो 5 वर्ष तक रहता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो ये तो बिल्कुल छोटी क्लासों का क्वेश्चन था। भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसको अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो वो भी एक ही बात है, भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ना तो लोकसभा होगा और ना राज्यसभा होगा, संसद के द्वारा उसको हटाया जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव लाकर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी कि राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, वो आपको बताना है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। तो अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन भी यही है, बिल्कुल थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? तो मैंने आपको अभी भी कहा था कि लोकसभा भी नहीं होगा और राज्यसभा भी नहीं होगा, हालांकि दोनों ही संसद के पार्ट हैं, लेकिन आंसर इसका होगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रस्ताव है वो पहले लोकसभा में होगा या फिर राज्यसभा में होगा। ये अलग बात है कि दोनों सदनों के द्वारा उसको पारित किया जाना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 जो है वो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो अभी मैंने आपको बताया था किसको है, संसद के दोनों सदनों को है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों को। तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जाता है? तो देखिए, संसद के किसी भी सदन के द्वारा यानी कि दोनों सदनों के द्वारा लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है लेकिन उसके महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति का जब निर्वाचन किया जाता है तो निर्वाचन मंडल में तो वो शामिल होते हैं, लेकिन महाभियोग के प्रस्ताव के अंतर्गत उनका कोई भी काम नहीं होता। निम्न में से वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, विधानसभा का कोई इसमें रोल नहीं होता। निर्वाचक गण में अभी अपने बात की थी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। विधानसभा का इसमें कोई भी रोल नहीं होता, हालांकि निर्वाचक गण में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि राज्य की विधानसभा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है।
राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, यानी कि अगर किसी राष्ट्रपति के पद जो है राष्ट्रपति का वो रिक्त हो गया है तो कितने दिन के भीतर राष्ट्रपति का जो पद है वो भर लिया जाना चाहिए? 6 माह की अवधि में भर लिया जाना चाहिए। पदासीन जो राष्ट्रपति है उसकी पदावधि की समाप्ति से भिन्न, यानी किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दिशा में, यानी कि किसी कारण से राष्ट्रपति का जो पद है वो अगर रिक्त हो गया है तो रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए, यानी रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव होने जरूरी हैं। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वो पद को छोड़ देते हैं या महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा उनके पद को हटा दिया जाता है, तो उससे हटाए गए पद के कारण जो पद रिक्त हो चुका है 6 माह के भीतर उस पद को भरा जाना जरूरी होता है। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद से हटा दिया जाता है तो बिल्कुल वो सेम क्वेश्चन वो रिपीट हो चुका है, 6 माह क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यदि मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे दिया जाता है या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो चुका है उस पद के ऊपर अब कार्यभार कौन संभालेगा ये आपको बताना है। यानी कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो चुका है तो राष्ट्रपति के अगले चुनाव तक राष्ट्रपति के पद के ऊपर कौन कार्य करेगा ये आपको बताना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्य संभाला जाता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है तो उस दिशा में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? यानी कि राष्ट्रपति भी नहीं है और किसी कारण से उपराष्ट्रपति भी नहीं है, दोनों ही उपस्थित नहीं है, तो उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में कौन कार्य करता है? तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कार्य किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, लेकिन देखिए क्वेश्चन की भाषा चेंज करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन वो गलत हो। ठीक है, यही हमारा मेन उद्देश्य है। देखिए यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कार्य किया जाता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का कार्यपालिका का मेन अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो अनुच्छेद 53 यानी कि 53 ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती हैं। किस में निहित होती हैं? भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों किस में निहित होती हैं? भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की जो अधिशासी शक्तियां होती हैं वो किस में निहित होती हैं? भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नीचे आपको दो कथन दे रखे हैं, एक कथन दे रखा है और दूसरा आपको उसका कारण दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कारण सही है, या कौन सा कथन कारण है वो उसकी सही तरीके से व्याख्या करता है या फिर नहीं करता। तो देखिए आपको कथन दे रखा है। कथन ये है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति हैं वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं, बिल्कुल निहित होती हैं। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, बिल्कुल ये कारण भी आपको सही दे रखा है। लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, इसके पीछे कारण ये नहीं है कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। यानी कि कथन और कारण दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही तरीके से व्याख्या नहीं करता, इसलिए ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और फिर आपको नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। क्या संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है? बिल्कुल नहीं होती। अभी अपने बात की थी संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए आपको जो कथन फर्स्ट दे रखा है वो तो गलत हो जाएगा, यानी कि पहला तो नहीं होगा इसमें, ये तो कन्फर्म है। तो पहला आपको देखिए इसमें दे रखा है 1 2 4, 1 2 3 इसमें दे रखा है, 1 3 4 इसमें दे रखा है, यानी कि 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचा अपने पास में 2 3 4, यानी कि बाकी के जो 3 कथन वो अपन को देखने की ही भी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन आपका जो सी है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और जो चौथा कथन है वो बिल्कुल सही होगा। एग्जाम में क्वेश्चन को करने का ये क्रॉस मेथड होता है, इसको आप जरूर अप्लाई किया करो। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो ये कथन भी आपको सही दे रखा है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो कथन है वो आपको सही दे रखे थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है ये आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये बात कही गई है।
राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, कब भंग कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा के ऊपर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था मंत्री परिषद होगा इसका आंसर, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी कि बुलाई जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, और कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है ये आपको बताना है। तो संविधान का अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन, देखिए अभी अपनी बात की संयुक्त बैठक की, तो वो एक ही बात है, संयुक्त बैठक है या फिर संयुक्त अधिवेशन है तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित आपको खतरों पर विचार करना है, और कौन सा एक गलत है यानी कि सही नहीं है वो आपको बताना है। राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा कथन गलत दे रखा है। देखिए वह संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल होता है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, बिल्कुल नहीं, चर्चा में वो भाग नहीं लेता है। प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आयोजन है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, बिल्कुल अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है, और राज्यपाल जो अध्यादेश है वो राज्य में अनुच्छेद 213 के तहत लागू करता है। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। आपको यहाँ पर दूसरा जो कथन है वो आपको गलत दे रखा है, और कौन सा सही नहीं है वही पूछा था, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, यानी कि जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, वो कौन सा एक मामला था जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो पावर का प्रयोग किया था। आज तक के इतिहास में केवल एक ही बार ऐसा हुआ है, ठीक है, और वो कौन सा मामला था, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। अब कौन से राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग किया था इसके बारे में भी अभी अपन बात करेंगे। देखिए राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया है, और जिसे संवैधानिक शब्दावली के अंतर्गत जेबी निषेधाधिकार, तो आपको एग्जाम में जेबी निषेधाधिकार भी देकर पूछा जा सकता है, वीटो अधिकार भी देकर पूछा जा सकता है। तो देखिए वो कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा जेबी निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर का प्रयोग किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, यानी कि रोकने का अधिकार, यानी जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग कौन से अनुच्छेद में वो आपको बताना है। तो अनुच्छेद 111 में है इसका। देखिए जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है, तो वही जेबी निषेधाधिकार है। राष्ट्रपति क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है। देखिए आपको नीचे कुछ शक्तियां दे रखी हैं, ठीक है, कौन सी शक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, क्या ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है? बिल्कुल नहीं है। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, बिल्कुल ये जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति होती है, यानी कि दूसरा हो जाएगा। एक तो विधेयक को रोक कर रखना, बिल्कुल विधेयक को रोक कर रखना ये भी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति होती है। इसके अलावा क्षमा प्रदान करना ये स्वविवेकी शक्ति नहीं होती। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना ये भी नहीं होती। संसद को संदेश भेजना ये भी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति होती है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं होती। यानी कि दूसरा, तीसरा और छठा, तो देखिए दूसरा, तीसरा और छठा आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन 5वें ऑप्शन में दे रखा है, दूसरा, तीसरा और छठा, ये इसका आंसर हो जाएगा। किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, यानी कि वो कौन सा विषय है इनमें से जिस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो देखिए विधेयकों के ऊपर स्वीकृति देने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति इनमें से कौन सी है? तो अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 213 के तहत तो राज्यपाल करता है, और राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश है वो अनुच्छेद 123 के तहत किया जाता है। तो ये अध्यादेश जारी करना ये राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां हैं? कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां हैं ये आपको बताना है। देखिए कुछ शक्तियां आपको यहाँ पर दे रखी हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस प्री में 2017 में, एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति होती है। इसके अलावा किसी विधेयक को रोक कर रखना यह भी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति होती है। इसके अलावा किसी विषय से संबंधित
जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, यह भी राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति होती है। यानी कि एक तो आपकी कौन सी होती है, तीसरी होती है, एक आपकी छठी होती है, एक आपकी सातवीं होती है, और एक आपकी किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, यह भी राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति होती है। यानी तीसरी, छठी, सातवीं, आठवीं, देखिए तीसरी, छठी, सातवीं, आठवीं आपको ऑप्शन फिफ्थ में दे रखी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन वो था, वो लेंदी था, बड़ा था, आपको सोचना था, फिर जवाब देना था, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों के ऊपर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेज दिया, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो देखिए, अनुच्छेद 123 के तहत, अभी मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 123 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अभी अपनी बात किया अनुच्छेद 123 के तहत भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यानी संसद का सत्र शुरू हो जाता है, उसके कितने दिनों के अंतर्गत संसद में वो विधेयक रखा जाना जरूरी है, वो अध्यादेश रखा जाना जरूरी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, 6 सप्ताह के अंतर्गत, 6 सप्ताह या फिर 42 दिन भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, 6 सप्ताह के भीतर भीतर रखा जाना जरूरी होता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? फिर से आपको 4 दे रखे हैं, आपको बताना है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, और एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? किसकी नियुक्ति नहीं करता वो आपको बताना है। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकता है? अनुच्छेद 160 में किया गया है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। भारत का जो संविधान है वो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। किसके संबंध में अधिकार नहीं देता? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 143 में इसकी व्यवस्था की गई है। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। देखिए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, जी नहीं, गलत है ये बात। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है लेकिन उसको स्वीकार करना ही चाहिए, ये कोई बाध्य नहीं है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय भी उनको परामर्श दे वो भी इसके लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति मांग सकता है, सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के प्रति इस मामले में बाध्य नहीं है कि वो मानेगा और वो देगा। तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। आपातकालीन शक्तियाँ और राज्यों के राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार भी सकता है और वो अस्वीकार भी कर सकता है। ये उनकी स्वविवेकी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कौन सा यहाँ पर गलत था वो आपको बताना था। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? यानी कि शब्दशः बिल्कुल एक्यूरेट यही शब्द है वो संविधान में लिखा गया है। कौन सा वो आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सी शक्ति नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, अध्यादेश का प्रख्यान करना बिल्कुल, उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगना ये भी है, संसद के सदनों को संदेश भेजना ये नहीं है, और क्षमादान करना ये भी है। संसद के सदनों को संदेश भेजना ये शब्दशः है उसमें नहीं लिखा गया, हालांकि कार्य ये है, लेकिन बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो शब्दशः ये परिभाषा है वो इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक तरीके की क्या है? न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन सेकंड। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में से क्या सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति है उनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो क्षमा करने की शक्ति है, बिल्कुल है।
लघुकरण यानी कि उसे जो सज़ा है उसको कम किया जा सकता है, परिहार किया जा सकता है, उस पर विराम लगाया जा सकता है, प्रविलंबन किया जा सकता है, लेकिन सज़ा को रोका नहीं जाएगा और निरंतर नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो दो हैं वो क्षमा प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित नहीं होती। छठी और सातवीं आपको ऑप्शन 5 में दे रखी हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? कौन से अधिकार इनमें भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, एक तो हो जाएगा औपचारिक और विधिक, ये अधिकार है, और एक संवैधानिक और नाममात्र, यानी राष्ट्रपति जो है वो नाममात्र का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किन को संसद के पटल पर रखवाए। भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्य के बारे में दे रखा है, संसद के पटल पर किसको रखवाए? संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों को, संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाए, बिल्कुल रखवाए। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाना ये राष्ट्रपति की शक्ति में नहीं आता है। नियंत्रक मालिका परीक्षक के प्रतिवेदन को भी रखवाना राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी संसद के पटल पर रखवाना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है, उसका कर्तव्य होता है। तो पहला, तीसरा और चौथा आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है वो आपको बताना है। तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना ये संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति का नहीं होता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर आपको एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है, सही तरीके से व्याख्या करता है या नहीं करता, ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है, बिल्कुल होता है, ये कथन सही दे रखा है। कारण ये दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये बात गलत है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता। हालांकि ये बात सही है कि भारत का राष्ट्रपति है वो ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है, लेकिन कारण ये नहीं है कि ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है इसका मतलब वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये कारण गलत दे रखा है। कथन आपको सही दे रखा है, तो कथन तो आपका सही है और कारण यानी कि आर इसमें गलत है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नीचे फिर से आपको दो कथन दे रखे हैं। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो बदल चुका है। पहले क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते थे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में, अब क्वेश्चन आपको कथन और कारण के रूप में पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन दे रखा है राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। संसद जो होती है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही बनी होती है। और कारण आपको ये दे रखा है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, इसीलिए तो संसद का भाग होता है राष्ट्रपति। यानी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों के द्वारा किसी विधेयक को अगर पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के जब तक उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनता, वो अध्यादेश कानून नहीं बनता है। तो कथन भी आपको सही दे रखा है और कारण भी आपको सही दे रखा है, और जो कारण है वो कथन की सही तरीके से स्पष्टीकरण भी करता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नीचे फिर से आपको दो कथन दे रखे हैं और वही आपको कारण बताना है सही है या फिर नहीं है। देखिए रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल होता है, ये कथन तो आपको सही दे रखा है। कारण इसके पीछे ये दे रखा है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। क्या ये कारण है वो इस कथन की सही तरीके से व्याख्या करता है? जी नहीं। हालांकि कथन अपनी जगह सही है, रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन कारण इसके पीछे आपको गलत दे रखा है, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर यहाँ पर आपको गलत दे रखा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको पता है। आपको बताना है स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कहाँ से संबंधित थे? तो वो बिहार से संबंधित थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? पहला दूसरा तो शायद सभी को पता होगा, चौथे कौन थे? तो ये थे वीवी गिरी थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि 2 कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन से चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र उदाहरण के रूप में है नीलम संजीव रेड्डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल इनमें से कौन सा था ये आपको बताना है, यानी कौन सी अवधि तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन से राष्ट्रपति ने कार्य किया था। जब फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से लेकर 1977। उसके बाद में एन संजीव रेड्डी यानी कि नीलम संजीव रेड्डी, तो ये हो जाएगा 1977 से 82। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था वो 1967 से लेकर 1969। और वीवी गिरी ये थे 1969 से लेकर 1974। 2 3 4 1 आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पर आसीन नहीं रहा था? देखिए नहीं रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। राधाकृष्णन थे बिल्कुल, राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद के ऊपर थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे, वेंकटरमन भी थे, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे। अभी अपने बात की थी सर्वसम्मति से या भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का। अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन से थे? आपके नीलम संजीव रेड्डी थे, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद के ऊपर नहीं, सीधे ही राष्ट्रपति के पद के ऊपर चुने गए थे। और यही आपको पूछा था कौन सा नहीं रहा था, ये आपको बताना था। तो नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में किसको जाना जाता है? राधाकृष्णन को जाना जाता है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? किसका संबंध रहा है? वीवी गिरी का संबंध रहा है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा, आप सभी के आदर्श, हमारे भी आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कौन से वो मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने एक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से कौन असंगत है? यानी कि तीन तो एक समान है और एक डिफरेंट है। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, राधाकृष्णन भी थे, जाकिर हुसैन थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो यहाँ पर आपको असंगत दे रखा है। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, आपको सही दे रखा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी आपको सही दे रखा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये आपको यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही दे रखा है। कौन सा गलत था वो आपको बताना था, तो ऑप्शन आपका जो सी दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। देखिए कथन आपको दे रखा है कि एक राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये कथन आपको बिल्कुल सही दे रखा है। कारण इसके पीछे ये दे रखा है कि राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर है। देखिए राष्ट्रपति का पद है वो संविधान से ऊपर नहीं होता, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो संविधान से ऊपर नहीं होता। राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो संविधान में वर्णित हैं, इसलिए संविधान ऊपर है, राष्ट्रपति संविधान से ऊपर नहीं होता। तो कारण यहाँ पर आपको गलत दे रखा है, कथन सही दे रखा है। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बारे में आपको बताना है कि भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन से नंबर की वो राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वें नंबर की राष्ट्रपति वो बनी थी। एक विधेयक जो कि संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद में वो अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति जब अपनी सहमति दे देते हैं उसके बाद में एक जो विधेयक होता है वो अधिनियम यानी कि कानून बन जाता है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। उक्त जो पंक्ति है वो आपको किसके बारे में लागू होती है आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में ये पंक्ति लागू होती है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? उस समय वो उपस्थित हुए थे, तो वो थे वीवी गिरी। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। देखिए किन्हीं 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा वो नाम प्रस्तावित होना चाहिए, वरना तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये तो सभी पालन करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है 35 वर्ष की आयु करता है वो राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भर देगा। लेकिन जब तक उनको 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा उसको प्रस्तावित नहीं किया जाता, उनका सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक वो राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में अपना नाम प्रस्तावित नहीं कर सकता। ये एक महत्वपूर्ण योग्यता होती है एक राष्ट्रपति के प्रस्ताव के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना की तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है? भारतीय सेना की तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के दोनों सदन और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति है वो मनोनीत करता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य करता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का शक शुभ होने पर इस पर जांच और निर्णय किसके द्वारा की जाती है? यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव होते हैं उसमें किसी तरीके की शंका होती है तो किसके द्वारा इसकी जांच की जाती है, किसके द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस मामले में लिया जाता है।
एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है लेकिन उनकी शक्तियां कानून संविधान के तहत सीमित हैं। यानी कि एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है तो वो राजशाही तो हो जाएगा, लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं या वो कानून हैं वो संविधान के तहत सीमित हैं, यानी कि संवैधानिक राजशाही का ये उदाहरण होता है। आपका ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है? देखिए यहाँ पर आपको राज्य दे रखा है, तो राज्य में प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल, और देश के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में अगर आपसे पूछा जाता तो राष्ट्रपति हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 61 है उसका संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो भारत की संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित जो प्रदेश हैं उनके केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध चुने गए थे तो वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है? कितने राज्यों में द्विसदनात्मक है? 7 राज्यों में द्विसदनात्मक है। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा भारत के राष्ट्रपति के संबंध में आपको कथन है वो सही दे रखा है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन आपको सही दे रखा है? देखिए, राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। जी नहीं, संसद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखना। संसद के सभी सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल बनाते हैं जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ये तो आपको सही दे रखा है। उसके निर्वाचन दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सही दे रखा है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से या अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से या गुप्त मतदान के द्वारा ये चुनाव होते हैं, तो ये भी आपको सही दे रखा है। यानी कि BCD आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। संसद के द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई जो विधि हैं, जो कानून है, उसमें असंगति हो जाती है, तो उस सवाल को हल करने के लिए प्रासंगिक जो संवैधानिक प्रावधान है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित हैं? और अनुच्छेद इसके अंतर्गत वर्णित है आपके 254 के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 127 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। भारत में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? भारत में राष्ट्रपति शासन राज्यों में, देखिए राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो अनुच्छेद 356 ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में भ्रष्टाचार की परिभाषा दी गई है? तो भ्रष्टाचार की परिभाषा धारा 161 में की गई है, 161 धारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि दिए गए क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे और यहां से एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।